तो जो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में ये चीज़ आप माइंड में रखें कि ऐसा ना करें कि आपने 6 मंथ्स पहले आपने कहीं पे जॉब स्टार्ट किया है एंड नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। तो दैट मीन्स कि इससे शो क्या होता है, मेरी अब पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, इससे शो क्या होता है कि आपने ये जॉब स्टार्ट इसीलिए की थी ताकि आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करें और आपका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो इससे कोई आपकी जो रिलेशनशिप है आपकी कंट्री के साथ या आपकी फैमिली के साथ बैक होम में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एटलीस्ट आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मोर देन 12 मंथ्स होना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी। दूसरी जो मैं बात है वो है कि आपके जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है या जहाँ पे भी आपका होम कंट्री है वहाँ पे जो आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं। सर्कमस्टांसिस लाइक फैमिली, लाइक कम्युनिटी, लाइक योर एम्प्लॉयमेंट, ये सर्कमस्टांसिस आपके होम कंट्री में है। अब उनमें क्या कंसिडर किया जाता है? अब कंसिडर ये किया जाता है कि अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने कंट्री में स्टडी क्यों नहीं करते? दैट्स अनदर रीज़न। अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर्स करवाती हैं कंप्यूटर साइंस में, अलाइड हेल्थ में, किसी भी फील्ड में ले लें, एग्रीकल्चर में, कई हर फील्ड में पाकिस्तान में स्टडीज़ हो रही हैं, इंडिया में हर फील्ड में स्टडीज़ हो रही हैं। तो आप वहाँ पे स्टडी क्यों नहीं करते? आप ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों करना चाह रहे हैं? तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होनी चाहिए, आपके पास एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का कि व्हाई यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। अब पहले जैसे कि मैंने बताया है कि इकोनॉमिक रीजंस में आपकी जो कंट्री की सिचुएशन है वो भी कंसीडर की जाती है कि आपके कंट्री में इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, आपके कंट्री में इस वक्त पॉलिटिकल अनरेस्ट है, आपके कंट्री में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा हो जैसा कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, तो दैट मीन्स कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और वीज़ा देने वालों को भी लगता है कि ये लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, इनकी रीज़न निकलने की क्या है। तो मुझे लगता है कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जो नेक्स्ट है वो है पोटेंशियल सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये पोटेंशियल सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया में क्या कंसिडर किया जाता है? अगर आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है पाकिस्तान की या इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से और आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर देते हैं मास्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर में, तो दैट डजंट मेक सेंस। मतलब आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड को छोड़ के बैचलर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है, अप्लाई आप एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, तो वो दैट मीन्स कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो स्टडी की नहीं है, आपकी इंटेंशंस कुछ और हैं। क्योंकि आपने ऑलमोस्ट अपनी सारी स्टडी आपने बैचलर्स उसमें किया है और अब आप स्विच कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपने स्टडी किया है इंजीनियरिंग में और अब आप जा रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दैट्स आल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आपकी जो बैकग्राउंड स्टडीज़ हैं वो आपकी मैच होनी चाहिए, आपकी जो इंटेंडेड कोर्स है जो आप ऑस्ट्रेलिया में इनरोल होना चाह रहे हैं उसके साथ मैच होना चाहिए। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आगे जो कोर्स में एडमिशन लें वो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से होना चाहिए। इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में हो, एग्रीकल्चर हो तो एग्रीकल्चर हो, स्विच ना हो फील्ड आपकी। नेक्स्ट स्टेप वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं कि आपने पहले कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल किया हुआ है, कहाँ-कहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी और कहाँ-कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई और कहाँ-कहाँ पे आप एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई। तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं। तो अगर तो आपकी हिस्ट्री कुछ ऐसी हुई कि जिसमें लगे कि आपने अप्लाई बहुत जगह पे किया था, आपको वीज़ा नहीं मिला या आप कहीं पे गए थे, वहाँ से डिपोर्ट हुए, अब वो रिजेक्ट क्यों हुआ, वो ऑफ़ कोर्स जो आपको रिफ्यूज़ल लेटर आता है, उस पे रीज़न लिखी होती है कि रिजेक्शन की रीज़न क्या है, तो वो आपको पूरी हिस्ट्री आपको बताना होती है। अगर तो एप्लीकेशन में ऑप्शन है कि आप अपनी हिस्ट्री बताएँ, अदरवाइज़ वो आपकी हिस्ट्री वैसे ही चेक कर लेते हैं, उनके पास पूरा सिस्टम होता है, रिकॉर्ड होता है कि आपका जो आपने कहाँ-कहाँ वीज़ा अप्लाई किया था और उसकी रिजेक्शन क्यों हुई थी और उसकी रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, हम हाइड कर लेते हैं या हम बताते नहीं कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। वो गवर्नमेंट है और डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट है। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। आप अगर जर्मनी जाते हैं और वहाँ का आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या अगर डिपोर्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वालों को पता ना हो या किसी दूसरी गवर्नमेंट को पता ना हो कि अच्छा जी ये कहाँ गया था और वापस कैसे आया है। उनके पास पूरा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट है। तो कभी भी ऐसी गलती मत करें कि कोई भी चीज़ हाइड ना करें। इन्फॉर्मेशन करेक्ट दें। अगर आपका होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन गलत देंगे या मिसरिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जो होना होगा वो भी नहीं होगा। तो कभी भी मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ मत जाएँ। नेक्स्ट स्टेप है
लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का। ऑफ़ कोर्स आप इमिग्रेशन करते हैं तब भी आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। आप स्टडी के लिए जाते हैं तो आपको आइल्स चाहिए होगा, और आइल्स आपको जनरल यहाँ पे नहीं चलता, आइल्स एकेडमिक आपको चाहिए होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़, मुझे उनका आइडिया नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जनरल एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आइल्स जनरल नहीं एक्सेप्ट करती। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आइल्स एकेडमिक करती हैं। तो आप माइंड में रखें कि एटलीस्ट 7 बैंड तो ज़रूर लें एकेडमिक में। अगर आपका बैंड कम होगा तो फिर मतलब 6 एक्सेप्टेबल है। तो बेस्ट जो है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आइल्स जो है बैंड 7 होना चाहिए आपका ईच मॉड्यूल में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में। अपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर करें, सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाएं, चेकलिस्ट डाउनलोड करें, चेकलिस्ट पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होते जाते हैं उनको चेक करते जाएं। फ़ोटोग्राफ अपने पास रखें। फ़ोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड वाइट चाहिए होता है, ब्लू चाहिए होता है, या आपको किस साइज़ की पासपोर्ट की फ़ोटो चाहिए होती है, कौन से साइज़ की फ़ोटो चाहिए होती है, मतलब एक जो फ़ोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिससे बात हमने स्टार्ट की थी कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास फंड्स नहीं हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करना चाह रहे हैं, फुली फंडेड स्टडी करना चाह रहे हैं। सो व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? तो ऑप्शंस आपके पास ये हैं कि गवर्नमेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट यू आर गोइंग टू परस्यू। आपका जो सीजीपीए है या जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप पासिंग मार्क्स लेके पास हो रहे हैं, या आपका जब आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपका जो सीजीपीए है वो 2, 3 या बिलो 3 है। तो आपके मैक्सिमम, अगर आपके जो स्कोरिंग सिस्टम, अगर आप सीजीपीए की बात करें तो आपका सीजीपीए मैक्सिमम होना चाहिए एटलीस्ट 3.7 या उससे अबव होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल क्लियर किया है तो आपकी जो पासिंग मार्क्स हैं वो 80% से अबव होनी चाहिए। 40%, 50% आप ट्राई कर लें इफ़ यू आर लकी इनफ। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपकी पासिंग मार्क्स जो हैं, आपके जो अचीव्ड मार्क्स हैं वो आपके पास हाई हैं, और आपका स्टडी में कोई गैप नहीं है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अब फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अभी कौन सी अवेलेबल हैं? अब इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनमें फ़र्स्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। इसके लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो हैं एशिया के, अफ्रीका के, मिडल ईस्ट के। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, और इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं बैचलर्स की, मास्टर्स की और पीएचडी के लिए। अगर आप बैचलर्स को परस्यू करना चाह रहे हैं, मास्टर्स को करना चाह रहे हैं या पीएचडी को करना चाह रहे हैं तो गो फॉर स्कॉलरशिप दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप फुली फंडेड। तो आप इस स्कॉलरशिप को करें तो आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती है तो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द, मतलब नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो स्टडी प्लस आपके जो वहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग आपकी बुक्स, इंक्लूडिंग आपका को जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कवर होते हैं, उसमें आपको कुछ पे नहीं करना होता।